देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पर्व। पशुपालकों ने विधि विधान से गोवंश की पूजा अर्चना की। सभी ने प्रदेश और देश के सुख समृद्धि की कामना की। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की गई। खटीमा के नकला तराई में 2.54 करोड़ की लागत की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मां पूर्णागिरि मंदिर में सौंदर्यीकरण का शिलान्यास। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित करने के लिए निभाया गया अहम भूमिका। निर्माण कार्य से मंदिर की भव्यता होगी और वृद्धि। गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ हुए बंद। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर अभिषेक किया गया, पूजन में भाग लिया गया। 3 नवंबर मुखीमठ पहुंचेगी गंगा जी की डोली यात्रा। विकासनगर में टोंस नदी में डूबकर लापता हुई किशोरी। पैर फिसलने की वजह से नदी के तेज बहाव में बही किशोरी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में चलाया सर्च ऑपरेशन। लापता की तलाश लगातार जारी। देहरादून दिल्ली के बीच बंद हो रहा इकोनॉमिक कॉरिडोर। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि अब तक कॉरिडोर का 95% काम पूरा हुआ है। मंत्री ने कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया। कॉरिडोर के बनने से 2 राज्यों के आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जारी की सूची। 40 नामों को इस सूची में शामिल किया गया। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व एमपी के नाम शामिल। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने। बीजेपी ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। केदारनाथ की जनता प्रदेश के विकास कार्यों को देखते हुए बीजेपी को जिताएगी। 3 नवंबर को बंद होंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। शीतकालीन के लिए 6 महीने में बंद रहेंगे कपाट और 6 महीने ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी पूजा अर्चना। आज रात से शुरू होगी कपाट बंद होने की परंपरा। इस बार 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हरिद्वार में 4 नवंबर को गंगा महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चंडीघाट पर करेगा आयोजन। उत्सव में मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना। दिवाली पर बम पटाखे से घायलों से भरा दून अस्पताल। इमरजेंसी में 78 बर्न केस और 77 माइनर बर्न केस। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएमओ ने अस्पतालों में दिए सख्त बरतने के निर्देश। इमरजेंसी में डॉक्टरों की बुलाई स्पेशल ड्यूटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खटीमा के नकला तराई में 2.54 की सौगात दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 2.54 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। मां पूर्णागिरि मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शिलान्यास किया और इसी दौरान निर्माण कार्यों से मंदिर की भव्यता में वृद्धि भी होगी। अब धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित करने की भूमिका भी यहां पर देखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर खटीमा के ग्राम नकला तराई में 2.54 करोड़ की लागत से प्राचीन मां पूर्णागिरि मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए कार्य का शिलान्यास यहां पर किया गया। आपको बता दें कि मंदिर के इस निर्माण कार्य में न केवल मंदिर की भव्यता में वृद्धि होगी, बल्कि यह क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में विशेष भूमिका निभाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी आमने सामने है और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश सरकार लगातार उनके कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में धामी सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पहले के विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी और इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपुर रोड विधानसभा से विधायक खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना चाहती है। ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी में बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ नेताओं की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और सभी नेता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा महोत्सव का आयोजन 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एनएमसीजी हर इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के लिए वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करता है। आखिर कैसा रहेगा गंगा महोत्सव का स्वरूप, इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। गंगा उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा और पहली बार यह गंगा नदी के किनारे मनाया जाएगा। यह आयोजन गंगा बेसिन वाले राज्यों के 139 जिलों के जिला गंगा समितियों के स्तर पर मनाया जाएगा। इसके अलावा हर राज्य में एक मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस साल गंगा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल करेंगे। उत्सव के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी खास रूप से शामिल हैं। यह आयोजन BSF के सहयोग से आयोजित होने वाले आगामी गंगा महिला राफ्टिंग अभियान के फ्लैग ऑफ समारोह का भी हिस्सा होगा। 50 दिनों तक चलने वाला यह अभियान गंगा नदी के किनारे 9 प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरते हुए गंगा सागर पर खत्म होगा। आगामी 4 नवंबर को हरिद्वार में मां गंगा के तट पे चंडी घाट पर बृहद स्तर पे गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से किया जा रहा है और इसका मकसद होता है कि सभी देशवासियों में, जो देश के नागरिक हैं, उनमें मां गंगा जी की स्वच्छता के प्रति जन जागरण, जन जागरूकता का माहौल बनाना, ताकि मां गंगा जी स्वच्छ, निर्मल और अविरल बहती रहे। ये जल शक्ति मंत्रालय का 8वां गंगा महोत्सव है, जो इस समय उत्तराखंड के हरिद्वार में मां गंगा जी के तट पे मनाया जा रहा है। इसमें भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्रीगण होंगे, अधिकारीगण होंगे और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। यह ऐतिहासिक अभियान गंगा बेसिन के 5 प्रमुख राज्यों के कई जिलों में आयोजित की जाने वाली कई गतिविधियों के साथ संयोग करेगा। नदी उत्सव के रूप में एक मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अंतर्गत रिवर सिटी अलायंस के तत्वावधान में कई शहर भाग लेंगे। उत्सव के दौरान गंगा संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य हस्तियों, धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं के बीच विचार विमर्श होगा। साथ ही एक तकनीकी सत्र भी आयोजित किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ जल प्रबंधन और नदी कायाकल्प से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस महोत्सव में घाट पर हाट नामक एक कार्यक्रम भी शामिल होगा।
साथ ही स्थानीय विभागों के स्टॉलों के माध्यम से नमामि गंगे की पहल के कई पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। बच्चों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां जैसे प्रश्नोत्तरी, फिल्म प्रदर्शन, जादू शो, कठपुतली शो और चित्रकला प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा एक विशेष सत्र में नदियों की सांस्कृतिक यात्रा और उनसे जुड़ी कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और बृहद स्तर पे अलग अलग चरणबद्ध तरीके से अलग अलग आयोजन किए जाएंगे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ गंगा जी के ऊपर कुछ लिटरेचर का प्रोग्राम होगा, कुछ भाषण प्रतियोगिता होगी, कुछ दूसरे और प्रोग्राम होंगे। और हम सब लोगों का एक प्रयास है कि माँ गंगा जी जिस तरह से स्वर्ग से जब पृथ्वी पे इस धरा पे अवतरित हुई थी, तो जिन दिव्य गुणों के साथ, जिस अविरलता के साथ और जिस दिव्यता और भव्यता के साथ वो उत्तराखंड के माँ गंगा जी के गंगोत्री से, गोमुख से अवतरित होकर हरिद्वार तक बहती है, उसी तरह से पूरे संपूर्ण देश में अपनी जो 2525 किलोमीटर की यात्रा है उसको पूर्ण करे। और हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि माँ गंगा जी की स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। इस महोत्सव में एक छोटे खाद्य महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। गंगा उत्सव लोगों के नदी से जुड़ाव को बढ़ाएगा और गंगा नदी के संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा गंगा नदी भारत की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है और इस उत्सव के माध्यम से इसके महत्व को गहराई से समझाने का प्रयास किया जाएगा। उत्सव का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, ताकि सामूहिक प्रयासों से नदी प्रदूषण को रोकने और उन्हें पुनर्जीवित करने में सहायक हो। उम्मीद की जा रही है कि गंगा महोत्सव के आयोजन के प्रयास से एक नई जन जागृति को लाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही यह महोत्सव गंगा नदी को उनके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने और गंगा के ऐतिहासिक महत्व, पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सुदर्शन न्यूज से कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। 3 नवंबर को बंद होंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। मुख्य पुजारी, तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहेंगे। शीतकाल के लिए 6 महीने तक बंद कपाट रहने वाले हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि 6 महीने ओमकारेश्वर मंदिर, ऊखी मठ में पूजा होगी और ऐसे में देखिए 6 महीने के लिए बाबा भोलेनाथ के कपाट बंद रहेंगे और वैराग्य समाधि में रहने वाले हैं भोलेनाथ। और आज रात से कपाट बंद होने की परंपरा जो है वो शुरू होगी। भोले का श्रृंगार कर समाधि का रूप दिया जाएगा और 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जो कपाट बंद होने की परंपरा है जो कि आज से शुरू होगी और ऐसे में 3 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। और ये भी आपको बताते चले कि जो कपाट बंद करने की परंपरा है उसमें मुख्य पुजारी, तीर्थ पुरोहित भी मौजूद रहेंगे और शीतकाल के लिए 6 महीनों तक कपाट बंद रहने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंदिर समिति ने मंदिर को फूलों से सजाया। आपको ये भी बताते चले कि रविवार 3 नवंबर को सुबह 8 बजे लगभग केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इस वर्ष 10 मई को भगवान श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले गए थे, जो कि तब से हर दिन देश विदेश से आए 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। वहीं शीतकाल के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए 3 नवंबर की सुबह विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान 6 महीने भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में होगी। वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश पोक्ति और मंदिर समिति के वेद पाठी स्वामी प्रसाद ने कहा कि 6 महीनों तक यहाँ पर पूजा अर्चना का अंतिम क्षण आ गया है, जबकि 6 महीनों तक केदारनाथ धाम के यक्ष, गोवर्धन, नाग नागिनी और देवी देवता की पूजा करेंगे और 3 नवंबर से भगवान भोलेनाथ के अपने वैराग्य के रूप में 6 महीने तक समाधि भी वहां पर लेंगे। और ऐसे में देखिए
केदारपुरी में स्वयं भगवान समेत पूजा अर्चना करने वाले कई लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान 2 नवंबर को रात से भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर भोले के स्वयंभू लिंग को श्रृंगार कर समाधि के रूप में दिया जाएगा और उसके बाद कपाट बंद होने की परंपरा शुरू हो जाएगी। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली को मंदिर के गर्भगृह में सजाया जाएगा और रविवार 3 नवंबर को सुबह 8 बजे भगवान श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट मुख्य पुजारी, तीर्थ पुरोहितों समेत हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 6 महीने तक शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे। जैसे कि पुराणों में वर्णित है, सुरासुरे यक्ष महोरगाधे केदारनाथम शिवमेकमीडे। 6 महीने यहाँ पर मानवों के द्वारा सने सने पूर्ण होती जा रही है और आगामी जो 6 माह है वो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, नाग नागिनों के द्वारा संपादित होगी। वो क्षण आ गया है, वो विदाई का क्षण आ गया है। इस साल का सने सने भगवान अपने वैराग्य में जाने के लिए तैयार। नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारांचल सत्तो सतम कुर्या सदा मंगलम। आज वो भावुक क्षण धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है जब भगवान केदारेश्वर अपनी समाधि में लीन हो जाएंगे और साथ ही कल जो है जब 6 बजे भगवान के कपाट बंद होंगे उसके बाद भगवान की चल विग्रह डोली अपने निश्चित पड़ाव से गुजर करके अपने स्थान ओंकारेश्वर मंदिर को घिमट को पहुंचेगी और इस बार 16 लाख यात्री ने भगवान के के दर्शन पूजन किए हैं और जिस यात्रा में केदार सभा और मंदिर समिति का बहुत बड़ा सहयोग यात्रियों के लिए रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किशोरी उस समय टोंस नदी के बहाव में बह गई और लापता हो गई जब वह अपने दोस्तों के साथ नदी पार करते समय दर्शन करने के लिए पहुंची थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में सर्च अभियान चलाया, लेकिन किशोरी का कुछ अता पता नहीं चला। रेस्क्यू टीम ने फिर से हरिद्वार से लेकर डाक पत्थर बैराज डैम तक मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया, मगर तब भी किशोरी का कोई भी पता नहीं चल सका। आपको बताते चले कि 14 साल की नेहा अपने 6 साथियों के साथ मंदिर पहुंची थी दर्शन करने के लिए और टोंस नदी पार कर रही थी। तभी अचानक से पैर फिसलने के कारण तेज बहाव में डूबकर लापता हो गई, जिसके स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। किशोरी की तलाश लगातार जारी है और इसी बीच एसडीआरएफ और पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद थे। कल हमें सूचना मिली थी थाना कालसी से कि कोई एक बच्ची डूब गई है, तो मौके पर जाके पता चला है कि वहाँ पे ये नदी क्रॉस कर रहे थे, जिसमें 5 या 6 लड़कियां थी, जिसमें से एक का पैर फिसल गया और वो आगे बहाव में चली गई। तो कल भी हमने सर्च अभियान चलाया था, लेकिन कल हमें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद अंधेरा होने के कारण हमने रोक दिया था और आज फिर पुनः सर्चिंग की गई। अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली। आज भी संभावित जो भी क्षेत्र थे वहाँ पे हमने डाइविंग करके और लाइन सर्च करके सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली और कोशिश जारी है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पर 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। गंगोत्री धाम में उपस्थित देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर गंगा जी के उत्सव मूर्ति के निर्माण का दर्शन किया और अभिषेक कर पूजा में भाग लिया। कपाट बंदी के बाद हर हर गंगे के उद्घोष के साथ गंगा जी की उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर परंपरा अनुसार मुखवा गांव के लिए प्रस्थान करवाया गया। तीर्थ पुरोहितों की आवागमनी और आगमनी के बाद गंगा जी की डोली यात्रा लोक वाग यंत्रों और आर्मी बैंड की धुन के साथ रवाना हुई। डोली यात्रा आज रात में चंडी देवी मंदिर पूरी
में प्रवास करेगी और रविवार को सोमेश्वर देवता की अगवानी में भैया दूज के पर्व पर गंगा जी की डोली यात्रा मुखी मठ पर पहुंचेगी और वहां पर उत्सव प्रतिमा को शीतकाल के लिए गंगा मंदिर में विराजमान किया जाएगा और इसके चलते श्रद्धालुगण शीतकाल में मुखवा के गंगा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, पूजा अर्चना कर सकेंगे। उधर गंगोत्री मंदिर के कपाट भी 3 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर दोपहर 12:05 पर बंद किए जाएंगे। शीतकाल में यमुना जी की उत्सव मूर्ति खरसाली गांव से यमुना के साथ ही यमुना मंदिर में विराजमान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा और ऐसे में देखिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बताते चले कि देवभूमि में धूमधाम से गोवर्धन मनाया गया है। पशुपालकों ने विधि विधान के साथ गोवंश की पूजा की। प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की गई। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा भी की गई। तो ये आपको बताते चले कि देहरादून में गोवर्धन पर्व का उत्साह अलग ही देखने को मिला, जहां पर उत्तराखंड में धूमधाम के साथ पशुपालकों ने विधि विधान के साथ गोवंश की पूजा अर्चना की। गोवंश की पूजा कर सभी लोगों ने अपने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट या बलि प्रति कहा जाता है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसे दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और इस दिन दान इत्यादि का काफी महत्व होता है। राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में आयोजक के द्वारा कहा गया कि गोवर्धन पूजा में गोधन यानी कि गायों की पूजा की जाती है और गायों के रूप में देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि ये पर्व और त्योहार खुशियों के पल के होते हैं और हमें इनके चलते अगली पीढ़ी को सकारात्मकता संदेश देना है। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को मैं धनतेरस, दीपावली और आज जो बहुत ही शुभ और पावन दिन है गोवर्धन, और हम क्या पूरे भारतवर्ष में और जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं वो गौ पूजन करते हैं। पूजन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से यह निवेदन करता हूँ कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। हम अपनी बोली भाषा, अपने रहन सहन, अपने तीज त्योहार, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने गौरवशाली इतिहास पे चलते हुए आने वाले समय में जो हमारे नौजवान नौनिहाल है, मैं परमपिता परमेश्वर से उम्मीद करता हूं कि जो कल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने की है। अब खबर चंपावत से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एसएसबी, आईटीबीपी जवानों के साथ दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए और इस खास अवसर पर उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई और पौधारोपण कर उन्हें प्रकाश के पर्व दिवाली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि चंपावत में भूतपूर्व सैनिकों के आयोजित दिवाली मिलन समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। कार्यक्रम में मिले अपार स्नेह और प्रेम के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समृद्धि को सुनिश्चित करना प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता है और इसी के दृष्टिगत कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई। आगे उन्होंने कहा कि चंपावत में एसएसबी, आईटीबीपी जवानों के साथ दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने का मौका मिला और पौधारोपण कर उन्हें प्रकाश के पर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी। मां भारती की रक्षा में सीमा पर डटे हमारे वीर जवानों के बलिदान के कारण आज हम अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहकर त्योहारों का आनंद ले पाते हैं। हमें अपने आप में वीरों के लिए गर्व होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बड़ी खबर का। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने ये सूची जारी की है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सूची जारी की गई, जिसमें 40 नामों का जिक्र किया गया। ये भी आपको बताते चले, इस सूची में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और एमपी भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के द्वारा अब प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और ये स्टार प्रचारकों की सूची केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी हुई है और इस सूची में 40 नामों को शामिल किया गया है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व एमपी भी इसमें स्टार प्रचारकों के रूप में शामिल किए गए हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे श्री बद्रीनाथ धाम। और श्री बद्रीनाथ धाम में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई गई। हर्षोल्लास का पर्व मनाया गया और इस अवसर पर मंदिरों को फूलों से सजाया गया और शाम को मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता हुआ नजर आया। श्री बद्रीनाथ धाम में शाम 5 बजे के बाद प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन शुरू हुआ और फिर कुबेर जी की पूजा अर्चना की गई और अंत में भगवान बद्री विशाल के खजाने की पूजा अर्चना की गई। श्री केदारनाथ धाम में श्री गणेश जी की पूजा और मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय दीपावली के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना में शामिल हुए और वही बद्रीनाथ धाम में भी इस अवसर पर रावल अमरनाथ और बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार, धर्माधिकारी राधा कृष्ण के समेत कई मंदिर के गणमान्य जन मौजूद रहे। ये भी आपको बताते चले कि बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिर को भव्य रूपों से फूलों से सजाया गया और 3 नवंबर को भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकालीन के लिए बंद होने वाले हैं। दीपावली के अवसर पर भगवान श्री गणेश की पूजा के अलावा मंदिर गर्भगृह के बाहर परिक्रमा परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी मंदिर समिति ने पूजा अर्चना की और इस अवसर पर बीकेटीसी मुख्य कार्यालय अधिकारी विजय प्रसाद और मुख्य पुजारी शिव शंकर के साथ कई लोग मौजूद रहे। जौनसार बावर के दसौ गांव में चालदा मसासू व देवता मंदिर में पसगांव खटपत्ती के करीब 15 गांवों में ग्रामीणों ने देश की दीपावली के साथ ही देव दिवाली का उत्सव मनाया। हर्षोल्लास के साथ ही देव दिवाली का उत्सव मनाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जिला देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र के 15 गांव में ग्रामीणों ने छात्र संगति चालदा देवता मंदिर में मसाले जलाकर दीपावली की शुरुआत की और वही माना जाता है कि जिस क्षेत्र में छत्रधारी चालदा मसादू महाराज प्रवास करते हैं उस क्षेत्र में खटपट्टी देश दुनिया के साथ मनाई जाने वाली दिवाली की परंपरा होती है। हमारे यहाँ जो जौनसार बावर में जो नई दिवाली मनाने का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है, तो पहले हमारे यहाँ पुरानी दिवाली मनाई जाती थी, मतलब जस्ट 1 महीने बाद जो है ये हमारे यहाँ जौनसार में बड़ी दिवाली मनाई जाती थी। लेकिन अब कई जगह जो है नई दिवाली अब मना रहे लोग। जैसे जब चालदा महाराज जब से दसों में आए या जौनसार में जब से उनका प्रवेश हुआ है, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ नई दिवाली मनाई जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस बार जो है जो चालदा महाराज जी समय दसों में विराजमान है और पूरे खट परसगांव में क्या आधे जौनसार में शायद इस बार नई दिवाली मनाई जा रही है उन्हीं के इस भगवान चालदा महाराज जी के इसमें भी, और भगवान रामचंद्र जी की खुशी में जो ये दिवाली मनाई जाती थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ बुरी दिवाली मनाई जाती थी। हो सकता है वो पहले जो लोगों का जो कहना था कि जो है जौनसार बावर एक बहुत पीछे जो हमारे यहाँ जो है भला रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी जो है बहुत लेट बाद सुनाई दी, तो पहुंच गई हम तक जो है सूचना। भाई जी ये जो नई दिवाली है, जैसे मतलब कई सालों से पुरानी दिवाली मनाते थे, इस बार जो मतलब दसों में चालदा महाराज उनका जो आना है, इसी से मतलब ये नई दिवाली का जो प्रकोप है। फिलहाल अपना उत्तराखंड में मेरे साथ उतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।